तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्याएं। आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्याएं। और इसके अंदर दो छोटे टॉपिक और दे रखे हैं। उसके अंदर एक है सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम और दूसरा है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर अगर समस्याएं हुई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुधार। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम केवल ये पढ़ेंगे कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्याएं कौन कौन सी है। तो अभी ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो समस्याएं आई है वो क्यों आई है, इसका हम कारण पढ़ेंगे पहले। और समस्याएं आई है तो समस्याएं कौन कौन सी आई है वो हम पढ़ेंगे, ठीक। और समस्याएं आई है तो क्यों आई है, और आई है तो कौन सी आई है, और समस्याओं के लिए क्या क्या सुधार किए गए हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो पहले मैं आपको डायग्राम के रूप में ये बताना चाहूँगा कि आखिर में समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। तो साथियों, आप सभी जानते हो कि दुनिया में जितने भी देश है उसमें सब में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, ठीक। जैसे मैं बात करूँ, कुछ देश ऐसे होते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उस देश के अंदर प्राइवेट क्षेत्र का बोलबाला ज़्यादा रहता है और जो सरकारी क्षेत्र होता है उसका हस्तक्षेप, इंटरफेयर कम रहता है। यानी कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर रखा है कि आप अपने हिसाब से इकोनॉमी को रन कीजिए, ठीक। तो वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, बिल्कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल उल्टा है। कैसे कि इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल रहता है, पूरा बोलबाला गवर्नमेंट का रहता है। इकोनॉमी पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इसमें निजी क्षेत्र को काफ़ी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उनके ऊपर कई प्रकार की जो भी रोक है वो लगा दी जाती है ताकि निजी क्षेत्र ज़्यादा प्रोत्साहित ना हो, ठीक। और इन दोनों का मिश्रित रूप उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि वो देश जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इसके अंदर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं और दोनों लगभग बराबर रूप से काम करते हैं। तो अमेरिका जैसे देश, वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। भारत की मैं बात करूँ तो भारत के अंदर अपने कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। तो ये कौन से हैं, ये है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि दुनिया में जितने भी प्रकार के देश हैं तो उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए, ठीक। अब इसमें देखो, भारत ने जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो आप सभी को पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 में आज़ाद होने के बाद में 1948 के अंदर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा हो और प्राइवेट सेक्टर का रोल कम हो, यानी कि इसके अंदर पब्लिक का रोल ज़्यादा रहता है। हालांकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पब्लिक है यानी कि जो गवर्नमेंट है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, ठीक, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहता है बस। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। मिश्रित तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था ये हमने कब से कब तक यूज़ करी, ये हमने जैसे हम आज़ाद हुए 1947 में, तो हमने 1948 से 1991 तक इसका हमने प्रयोग किया। और इसको हम LPQ की पॉलिसी बोलते हैं। LPQ ये हम आगे पढ़ेंगे। LPQ क्या होता है, L का मतलब होता है लाइसेंस, P का मतलब परमिट, Q का मतलब कोटा, ठीक। यानी कि 1948 से लेकर 1991 तक भारत की जो सरकार है, भारतीय सरकार है, वो किस रूप में रही, LPQ के रूप में। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत ने 1948 से लेकर 1991 तक जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई उसको हम बोलते हैं समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें इस अवधि के दौरान सरकार ने कौन सी नीति अपनाई, LPQ की पॉलिसी, यानी कि 1948 से लेकर 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो LPQ पॉलिसी के आधार पर चली, यानी कि LPQ की नीति के आधार पर चली। L का मतलब होता है लाइसेंस, P का मतलब परमिट, Q का मतलब कोटा। अब ये LPQ नीति क्यों अपनाई गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करना चाहती थी, यानी कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि निजी क्षेत्र आगे बढ़ के ज़्यादा काम करे,
ठीक। तो उन्होंने क्या बोला कि निजी क्षेत्र वालों को ये बोला कि अगर आप यहाँ से कोई सामान बाहर भेजोगे या फिर आप बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगाओगे या फिर आप कोई भी आर्थिक क्रिया करोगे अपने भारत के अंदर, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते। और लाइसेंस की शर्तें बहुत कठिन थी। अगर किसी को लाइसेंस मिल भी गया तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने लगा दिया परमिट, यानी कि लाइसेंस मिलने के बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि बिना परमिट के अब आप आगे काम नहीं कर सकते। अगर किसी को परमिट भी मिल गया तो गवर्नमेंट फिर कोटा लगा देती थी। यानी कि मान लो कोई निजी क्षेत्र वाला अगर अमेरिका से भारत में अगर 100 पेंसिल मंगाना चाहता है, मान लो उसकी तरफ से 100 पेंसिल मंगाना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप 100 पेंसिल नहीं, आप 50 ही मंगा सकते हो, यानी कोटा कर दिया फिक्स। तो इस तरह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्रों को काफ़ी हतोत्साहित किया। तो ये 1948 से लेकर 1991 तक की कहानी थी। लेकिन भारत ने फिर क्या किया कि एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। यानी कि 1991 के बाद में और वर्तमान तक, 1991 से वर्तमान तक गवर्नमेंट ने क्या किया, एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया। एलपीजी की पॉलिसी में क्या हुआ कि इसके अंदर प्राइवेट क्षेत्र का रोल बढ़ गया। यानी कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट क्षेत्र को फ्री कर दिया और उनको बोल दिया कि आप यहाँ से कोई भी सामान भारत से बाहर भेज सकते हो और विदेशों से यहाँ पर कोई भी आप चीज़ मंगा सकते हो। और आप बाहर के लोगों को बोल दिया कि आप इंडिया में आओ, पैसा लगाओ, यहाँ पर कंपनियाँ खोलो, उद्योग धंधे चलाओ, प्रोडक्शन करो और इंडिया से क्या करो, आप निर्यात करो और भारत के लोगों को क्या दो, रोज़गार दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझाने का मेरा मतलब ये था कि भारत के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो हम पढ़ते हैं, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्याएं जो हम पढ़ते हैं, वो क्यों उत्पन्न हुई, उसके लिए मैंने इसका सबसे मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण सबसे बड़ा कारण ये है, ये वाला। यानी कि 1948 से लेकर 1991 तक भारत सरकार ने एलपीक्यू की नीति अपनाई। यही सबसे बड़ी गलती थी और इसी गलती की वजह से भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे बीमा क्षेत्र हो, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, इसके अलावा राजकोषीय क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, सबके अंदर क्या हुआ कि गड़बड़ी हो गई। यानी कि सबके अंदर जो उसमें समस्याएं हो गई और उन समस्याओं को सुधार करने के लिए फिर 24 जुलाई 1991 को भारत के अंदर क्या किया जाता है, एलपीजी की पॉलिसी लाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि आर्थिक सुधार किया जाता है। ठीक। अब मैं आपको दूसरे डायग्राम की तरफ लेके जाऊँगा। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि समस्याएँ क्यों उत्पन्न हुई। समस्याएं इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि भारत ने क्या किया कि 1948 से लेकर 1991 तक एलपीक्यू की नीति का पालन किया और उसी वजह से क्या हुआ कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर भी समस्याएं आई। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी क्षेत्र है सब में समस्याएं आई। तो हमें ये पता लग गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर समस्याएँ क्यों आई। अब मैं आपको दूसरे डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो साथियों, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और इसमें मैंने यही बता रखा कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा विस्तारित रूप से समझा रखा है। अब देखो, ये अपना प्यारा सा भारत देश है साहब। ठीक। अब इसमें भारत में क्या हुआ कि 250 वर्ष तक ब्रिटिश राज रहा। यानी कि भारत गुलाम था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भारत को क्या कर लिया था, गुलामी की जंजीरों से बांध दिया था। यानी कि अपना भारत देश गुलाम था। लेकिन भारत क्या हुआ कि 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद हुआ। अब भारत गुलाम क्यों हुआ, देखो, अंग्रेज़ यहाँ पर भारत में आए तो 250-300 साल 400 साल पहले क्या हुआ कि जो भी मुस्लिम आक्रांता है उनका इंडिया के अंदर दबदबा था। यानी कि वो आक्रमण करते थे, इंडिया को परेशान करते थे। तो अंग्रेज़ यहाँ पर आए और अंग्रेज़ों ने बोला भारतीयों को कि आप हमारे को यहाँ पर व्यापार करने दो। अगर आप हमारे को यहाँ पर व्यापार करने दोगे तो हम आपकी मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा करेंगे। ठीक। तो इसमें भारतीयों ने अंग्रेज़ों को बोला कि ठीक है, आप हमारी मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा करो और इसके बदले में आप यहाँ पर व्यापार करो आराम से। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ पर व्यापार करते करते उन्होंने धीरे धीरे भारत के ऊपर कब्जा जमा लिया। अब कब्जा जमाने के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1948 के अंदर ही ये फिक्स कर लिया कि साहब अब हमारे को बाहर के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर विश्वास करके सबसे बड़ी भूल कर दी भारतीयों ने। और उसका खामियाजा ये रहा कि भारत 250 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। ठीक। तो 1948 में भारत ने ये मान लिया कि अब तो साहब बाहर के लोगों को अनुमति देनी नहीं है। यानी कि इंडिया के अंदर उनको बुलाएंगे नहीं, उनको यहाँ पर नहीं आने देंगे व्यापार करने के लिए,
क्योंकि भारत को डर लग रहा था कि अगर फिर से वापस अगर बाहर के लोग भारत में आ गए, बाहर के लोग यानी कि विदेशी अगर भारत में आ गए तो यहाँ पर व्यापार करेंगे और धीरे धीरे हो सकता है कि वापस इंडिया को गुलाम बना ले। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था तो अपनाई, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर भी क्या रखा उन्होंने, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ज़्यादा रखा प्राइवेट सेक्टर की तुलना में। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाई 1948 से लेकर 1991 तक। और इसके अंदर समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर LPQ की नीति अपनाई जाती है, यानी कि LPQ पॉलिसी के आधार पर अर्थव्यवस्था चलती है। अब LPQ का बारे में मैंने आपको बता दिया कि L का मतलब लाइसेंस, P का मतलब परमिट, Q का मतलब कोटा। तो इसके तहत हम क्या करते हैं कि निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करते हैं, यानी कि डिमोटिवेट करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि भारत की इकोनॉमी के अंदर समस्याएं आ गई, बहुत बड़ी गलती हो गई भारत से। भारत के अंदर समस्याएं आ गई, तो उसमें समस्या कैसे आई, देखो 1947 में भारत आज़ाद हुआ है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर भी भारत ने क्या अपनाया कि पब्लिक सेक्टर का रोल यानी गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ज़्यादा रखा और प्राइवेट सेक्टर का रोल कम रखा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर यहाँ पर प्राइवेट क्षेत्र का रोल ज़्यादा होता और गवर्नमेंट का रोल कम होता तो उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो रूप है, उसके अंदर भारत ने क्या किया कि लाइसेंस, परमिट और कोटा की नीति अपनाई। और इसके कारण क्या हुआ कि इसमें क्या करते हैं हम, निजी क्षेत्रों को तो हतोत्साहित करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इसमें एक तरह से ये कह के चलो, ये मान के चलो आप, इसको हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाहर को परमिशन नहीं है इंडिया के अंदर आकर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, और भारत के लोग हैं वो भी बाहर जाके उसके अंदर विदेशों में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद है। आयात निर्यात वगैरह ये सारे बंद कर रखे थे भारत ने। भारत चाहता था कि हमारी जो सरकार है वही हमारे देश को आगे बढ़ाए। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि निर्यात और आयात बिल्कुल नहीं हो रहे थे साहब। अगर निर्यात आयात नहीं होंगे तो इससे क्या दिक्कत आएगी? इससे अगली दिक्कत आएगी साहब कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। क्यों? क्योंकि अगर भारत के अंदर मान लो डिमांड बढ़ गई किसी चीज़ की, और यहाँ पर गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ही निर्माण कर रही है, गवर्नमेंट ही रेगुलेटर का काम कर रही है, और गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, सुविधा प्रदान कर रही है। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट इतने सारे काम कैसे कर लेगी? दुनिया जहान के काम में गवर्नमेंट इतना अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर डिमांड क्या हुआ कि भारत के अंदर धीरे धीरे बढ़ती गई और डिमांड बढ़ने लग गई, तो इसकी सप्लाई कैसे होगी बताओ? सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विदेशों से आयात करना पड़ेगा, और विदेशों से आयात निर्यात पहले से बनते। लेकिन फिर भी मान लो अगर परमिशन लेके अगर आप आयात करते हो बाहर से, तो आपको क्या चाहिए? विदेशी मुद्रा। क्योंकि बाहर के लोगों से यानी कि बाहर के देशों से जहाँ से अगर आप माल मंगाओगे तो वहाँ पर उन्हीं की करेंसी के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार तो आपका बहुत डाउन हो गया। अब विदेशी मुद्रा भंडार कम क्यों रहा? क्योंकि आपने आयात और निर्यात नहीं किए। अगर भारत से अगर आप निर्यात करते दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों से हमारे पास क्या आती? विदेशी मुद्रा, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वो बढ़ता। अगर विदेशी मुद्रा भंडार हमारा ज़्यादा रहता तो हम दूसरे देशों से हम क्या कर लेते? आयात कर लेते। लेकिन हमारे पास ये भी दिक्कत आ गई कि साहब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल डाउन हो गया। अब विदेशी मुद्रा भंडार डाउन हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम जो डिमांड बढ़ी थी उसको हम पूरा नहीं कर पाए, यानी कि डिमांड बढ़ती गई, और डिमांड लगातार बढ़ने के कारण क्या हुआ कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई है वो 17% तक पहुँच गई। ठीक, और इसके कारण क्या हुआ कि राजकोषीय और राजस्व घाटा भी लगातार बढ़ गया लगातार। तो इन सारी चीज़ों में की वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर क्राइसिस आ गया, यानी कि संकट आ गया। और उस संकट को दूर करने के लिए फिर क्या हुआ कि भारत के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे एम नरसिम्हा राव, और उस टाइम भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एम नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला कि मनमोहन सिंह जी, भारत के अंदर आर्थिक संकट आ गया, तो आप अमेरिका जाओ, IMF और वर्ल्ड बैंक को जाके बोलो, वहाँ से पैसा लेके आओ और भारतीय की जो आर्थिक संकट है उसको दूर करो। अब मनमोहन सिंह जी गए यहाँ से दौड़ते दौड़ते, हाँफते गए साहब। तो अमेरिका वालों ने बोले मनमोहन सिंह जी क्यों हाँफ रहे हो, क्या बात हुई? तो मनमोहन सिंह जी बोले कि साहब संकट आ गया। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि बैठो, आराम से बैठो, पहले चाय पियो, पानी पियो, उसके बाद में बताओ आपकी क्या समस्या है।
तो मनमोहन सिंह जी ने फिर बोला कि साहब ये दिक्कत हो गई, हमारे आर्थिक संकट आ गया, जिसमें क्या हुआ कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल घट गया और हम बाहर से विदेशों से क्या आयात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है ही नहीं। और हमारी महंगाई भी क्या हो गई, बढ़ गई, राजस्व राजकोषीय घाटा भी बढ़ गया, ठीक है ना, तो आप पैसा दे दो। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों अमेरिका के अंदर है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला, ये IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये संस्था है, आप इनके बारे में जानते होंगे। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने मनमोहन सिंह जी को बोला कि आप देखो, सबसे पहला काम ये करो, आपकी जो इकोनॉमी है उसको आप ओपन करो। ओपन करने का मतलब है कि आप निजी क्षेत्र को बढ़ावा दो, बाहर के लोगों को भारत में बुलाओ, ताकि वो विदेशी मुद्रा लेके आएंगे आपके भारत में, और वहाँ पर कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ डालेंगे, रोज़गार बढ़ेगा और वो प्रोडक्शन करेंगे और सप्लाई को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी महंगाई भी कम होगी, आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा, राजस्व और राजकोषीय घाटा भी घटेगा। तो मनमोहन सिंह जी आए, और मनमोहन सिंह जी आते आते ही क्या किया उन्होंने, 24 जुलाई 1991 को क्या किया उन्होंने, आर्थिक सुधार किया, यानी कि बजट पारित किया 24 जुलाई 1991 को, और उन्होंने आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या फॉलो किया, LPG की नीति अपनाई, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। अब ये उदारीकरण का मतलब होता है कि चीज़ों को, मतलब जो भी नियम रेगुलेशन है उनको उदार करना, यानी कि उनको लोचशील बनाना, उनको जो कठोर थे पहले उनको क्या करना, थोड़ा उनको कम कठोर रखना। तो नियमों के अंदर क्या होगी, छूट दी गई। और P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण कर दिया साहब, यानी कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। जो भी गवर्नमेंट, जहाँ जिस डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट का बोलबाला था, वहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरफेयर को कम कर दिया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐड हो गई, जिससे आयात निर्यात करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस प्रकार से LPG की नीति अपनाई, यानी कि आर्थिक सुधार किया। अब आर्थिक सुधार का मतलब होता है कि भारत की पूरी इकोनॉमी के अंदर कई सभी क्षेत्रों में दिक्कतें थी। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्षेत्र है, इनमें क्या थी कि दिक्कत थी, पूरे क्षेत्र है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए। केवल औद्योगिक क्षेत्र में समस्या आई, राजकोषीय क्षेत्र में समस्या आई, बीमा क्षेत्र में समस्या आई, इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में समस्या आई। तो इनमें क्या करना पड़ा, रिफॉर्म करना पड़ा, यानी सुधार करना पड़ेगा। और इन सभी के सुधार को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि आर्थिक सुधार। और हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना दे रखा है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वित्तीय क्षेत्र में आता है। और वित्तीय क्षेत्र किस में आता है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर। यानी कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, वो आर्थिक रिफॉर्म्स, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि आर्थिक सुधार का क्या है, एक पार्ट है, एक भाग है बस, ठीक है। तो आर्थिक सुधार के बारे में आपको पता लग गया, और आर्थिक सुधार के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पढ़ते हैं। और ये देखो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में सुधार दे रखा है, राजकोषीय क्षेत्र में सुधार किया, बीमा क्षेत्र में सुधार किया, और वित्तीय क्षेत्र के अंदर भी सुधार किया। अब वित्तीय क्षेत्र के अंदर हम बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करते हैं और पूंजी बाजार के अंदर सुधार करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस में सिर्फ इतना है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो हमारे को केवल बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पढ़ना है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किस किस प्रकार किए गए हैं। तो साथियों, हमने ये तो पढ़ लिया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में समस्याएं क्यों आई, क्योंकि आप सबको पता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र ही नहीं, भारत के जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, बीमा क्षेत्र हो, वित्तीय क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, सब में समस्याएं आई। क्यों आई, क्योंकि हमने क्या किया था, 1991 तक लाइसेंस परमिट कोटा की नीति अपना ली साहब, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और उसी नीति की वजह से क्या हुआ कि भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र है उनमें क्या हुआ कि समस्याएँ पैदा हो गई। अब क्या हुआ कि हमारे को ये तो पता लग गया कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर समस्याएं क्यों पैदा हुई। अब हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में समस्याएं हुई तो कौन कौन सी हुई, किस किस प्रकार की हुई, क्या क्या समस्याएं हुई। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बता रखा कि कम लाभप्रदता और कम उत्पादकता, यानी कि लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो प्रोडक्टिविटी। यानी कि भारतीय जो बैंक है वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉफिट का लेवल है वो कम रहता है, और वो जो भी काम करते हैं उत्पादकता के साथ काम करते हैं, वो उनका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलता, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी रहती है साहब। जितनी वो मेहनत करते हैं उसके अनुसार उनको परिणाम नहीं मिलता। दूसरी समस्या क्या है, उच्च प्रशासनिक व्यय, यानी कि हायर अथॉरिटी, यानी कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। जो भी पदाधिकारी उच्च अधिकारी बैठते हैं उनको ज़्यादा सुविधा दोगे, उनके ऊपर ज़्यादा पैसा बहाओगे, तो ये भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्या है।
नेक्स्ट हाई एनपीए यानी कि उच्च गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हाई एनपीए यानी कि उच्च गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ भी क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्या है। नेक्स्ट है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अग्रिम, यानी कि जो प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको अगर बैंक लोन देंगे, एडवांस में देंगे, तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं कि वो मतलब वापस पैसा लौटाने में सक्षम नहीं होते बैंकों का। अगर बैंक का पैसा अगर वापस नहीं आएगा तो बताओ समस्या है कि नहीं है। तो ये भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्या है। नेक्स्ट है ग्राहकों की संतुष्टि की समस्या। अगर ग्राहक सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा साहब, तो बताओ वो ग्राहक 10 लोगों को जाके बुराई करेगा उस बैंक की, तो उसमें क्या होगा कि ये भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्या है। अगर ग्राहक को अगर बैंक सेटिस्फाई करता है तो वही ग्राहक 10 लोगों को जाके बोलेगा कि यार वो बैंक अच्छा है, तो उसके कहने से 20 लोग आएंगे, खाता खुलवाएंगे, उसमें पैसा जमा कराएंगे, तो उससे बैंक का लाभ बढ़ेगा साहब, बैंक के पास पैसा आएगा, ठीक है ना। तो जितना पैसा आएगा बैंक के पास वो लोन के रूप में बांटेगा, लोन के रूप में बांटेगा तो लोन पे क्या मिलता है, बैंक को ब्याज। तो बताओ बैंक को लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। लेकिन अगर बैंक अगर ग्राहक को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ग्राहक संतुष्ट नहीं हो पा रहा, तो बताओ फिर बैंक के लिए नुकसान है कि नहीं है। यानी कि क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्या है। कार्यबल का प्रबंधन यानी कि वर्कफोर्स, यानी कि बैंकों के अंदर जो भी कर्मचारी, एम्प्लॉई, ऑफिसर जो लगे हुए हैं, अगर आप उनको सही तरीके से काम नहीं लोगे तो ये भी आपके लिए समस्या है साहब। तकनीकी प्रगति का प्रबंधन यानी कि टेक्नोलॉजी का अगर आप सही रूप से अगर उनका प्रबंधन नहीं करोगे, प्रयोग नहीं करोगे, तो इससे भी क्या होगा कि ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर समस्या आएगी। जैसे आप सभी जानते हो कि टेक्नोलॉजी के अंदर योनो ऐप, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सारी आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप ये यूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर ये क्या होगा कि बैंकों के लिए समस्या है, क्योंकि फिर पूरे जितने भी ग्राहक हैं वो बैंकों में जाएंगे, वहाँ पर भीड़ लगेगी और दिक्कत हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा यानी कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के बीच। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एनबीएफसी। तो बैंक और एनबीएफसी के बीच में अगर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो इसमें क्या होता है कि एनबीएफसी कस्टमर को ज़्यादा ऑफर देते हैं, तो कस्टमर एनबीएफसी की तरफ जाते हैं, बैंक की तरफ कम जाएंगे, तो ये बैंकों के लिए समस्या है। नौकरशाही का बोलबाला है। जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी है उनका क्या रहता है, इसके अंदर ज़्यादा दबदबा रहता है साहब। और राजनीतिक दबाव यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर, ये तो आप सभी जानते हो कि ये भी भारतीय बैंकों के लिए समस्या है। जो भी राजनेता होते हैं वो दबाव के हिसाब से क्या होता है कि बैंकों को काम लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि बैंकों को नुकसान झेलना पड़ जाता है कभी कभी। तो हमने ये समस्याएं पढ़ी कि साहब भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है भारतीय बैंकों के अंदर उच्च एनपीए यानी कि हाई एनपीए यानी कि उच्च गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। अब देखो ये क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो साहब, आप सभी जानते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एनपीए के बारे में। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जो परफॉर्म ना करे। अब देखो बैंकों में हाई एनपीए यानी बैंकों के अंदर ज़्यादा एनपीए रहेगा तो बैंकों के लिए समस्या है। अब बैंकों के अंदर मतलब हाई एनपीए यानी कि एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब बैंकों के ऐसी कौन सी एसेट्स है जो परफॉर्म नहीं कर रही, पहले वो जानना जरूरी है। देखो बैंकों के लिए एसेट्स क्या होती है, यहाँ पर देखो आप, बैंकों के लिए जो एसेट्स होती है वो क्या होती है साहब। अगर बैंक ने अगर लोन दे दिया किसी को, तो लोन के ऊपर बैंक को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आप खुद बताओ वो बैंक के लिए एसेट्स हुई कि नहीं हुई। यानी कि वो चीज़ जो किसी को वापस रिटर्न प्रदान कर दे, यानी कि बदले में कुछ उसको ज़्यादा उसको वैल्यू मिले, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स। तो बैंकों के लिए जो एसेट्स है वो क्या है, लोन। चाहे वो होम लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, वो बैंकों के लिए क्या माना जाता है, एसेट्स। अब ये जो एसेट्स है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि बैंकों के द्वारा दिया गया जो लोन है उसको हम एसेट्स बोलेंगे बैंकों के हिसाब से, और वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, पहला हो गया परफॉर्मिंग एसेट्स और दूसरा हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए। अब परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है कि वो लोन जिसकी किस्त और ब्याज टाइम पे बैंक को मिल रहा है, तो वो परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। और वो लोन जिसकी किस्त और ब्याज अगर 90 दिन तक नहीं आई, अगर 90 दिन तक बैंक को नहीं मिली, उसकी जो डेट आई थी, ड्यू डेट आई थी, उसके बाद में 90 दिन तक अगर बैंक को उस लोन का इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त या फिर उसका इंटरेस्ट, दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर बैंक को 90 दिन तक नहीं मिली, यानी कि बैंक ने 90 दिन तक वेट किया फिर भी नहीं मिला, तो फिर वो एसेट्स क्या बन जाती है, वो बन जाती है साहब एनपीए।
एनपीए बन जाती है, यानी कि वो लोन एनपीए बन जाता है। अब जो एनपीए होता है वो 3 प्रकार का होता है। एनपीए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखो, इसमें पहला होता है सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है डाउटफुल और तीसरा होता है लॉस एसेट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो एनपीए जो होता है वो 90 दिन की आप जो टाइम लिमिट है उसको ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी एसेट्स अगर उसका मतलब कोई भी लोन जिसकी इंस्टॉलमेंट या फिर इंटरेस्ट दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर बैंक को 90 दिन तक नहीं मिली, 90 दिन तक नहीं मिली, 90 दिन तक बैंक ने वेट किया, तो वो एनपीए बन जाता है साहब वो लोन। अब ये तो फिक्स हो गया कि एनपीए वही होगा जो 90 दिन तक बैंक ने वेट किया, 90 दिन तक बैंक को नहीं मिला, यानी कि उसका इंस्टॉलमेंट और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक को 90 दिन तक नहीं मिला। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। अब 90 दिन तो कम से कम लिमिट हो गई, तभी वो एनपीए बनेगा। लेकिन अगर कोई भी एनपीए अगर वो 12 महीने या उससे कम अवधि तक रह गया तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? सब स्टैंडर्ड एनपीए। और वो एनपीए जिसके लिए बैंक ने 12 महीने तक वेट किया, 12 महीने से भी ज़्यादा समय तक वेट किया, तो वो कौन सा एनपीए बन जाता है? डाउटफुल। और वो एनपीए जिसकी बैंक ने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब वो हमारे को नहीं मिलेगा, तो वो एनपीए कौन सा होता है? वो होता है, उसको बैंक क्या मान लेता है? लॉस एसेट्स। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो बैंक होता है वो एनपीए को हानि के रूप में तो मान लेता है, लेकिन उसको क्या करता है कि राइट ऑफ नहीं करता, यानी कि हानि के रूप में मान लेता है और उसको राइट ऑफ नहीं करता। इसका मतलब यह है कि वो बैंकों के अंदर हानि को, बैंक के जो लेखे होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, उसके अंदर हानि के रूप में दिखाएगा वो बैंक, लेकिन उसको राइट ऑफ नहीं करेगा, यानी कि उसके खाते को बंद नहीं करेगा। वो दिखाएगा साफ साफ कि हमारी ये लॉस हो गया। राइट ऑफ का मतलब होता है कि दूसरी जगह से पैसा लेके और जो हानि हुई है उसको क्या करना? उसको पूरा करना, यानी कि उसकी भरपाई करना और उसके अकाउंट को बंद करना, उसको बोलते हैं राइट ऑफ, यानी कि अपलिखित करना। तो ये एनपीए के बारे में पढ़ लिया कि एनपीए क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या है बैंकों के लिए। अगर बैंक होम लोन के रूप में पैसा बांटेगा, ऑटो लोन के रूप में, पर्सनल लोन के रूप में, किसी भी रूप के अंदर अगर बैंक लोन बांटेगा और बैंक को अगर टाइम पे वो लोन अगर नहीं मिला, यानी कि लोन की किस्त, लोन जो दिया बैंक ने, अगर वो वापस नहीं आया ब्याज सहित, तो बैंकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो लोन होता है यानी कि वो बैंक के लिए क्या होता है? एसेट्स होती है। अगर बैंक की एसेट्स बैंक के पास नहीं आई तो बताओ बैंकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि नहीं है ना? तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हो ये हमारा प्यारा बैंक है, और बैंक के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? वो पैसा आता है यहाँ से, यानी कि आरबीआई से, पब्लिक से और अदर बैंक से। और बैंक का जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? बैंक रिजर्व के रूप में पैसा रखता है। इसके अलावा वो लेंडिंग करता है, यानी कि उधार के रूप में देता है, और उधार के रूप में पैसा देगा। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी करता है। बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो 2 पैसे कमाने के चक्कर में उसको पैसे को कहीं और भी लगा देता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो बैंक के पास खुद का पैसा कुछ नहीं होता, वो उसके पास पैसा उधार का आता है और वो पैसा उधार के रूप में बांटता है पब्लिक को, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा कि अगर बैंक ने मान लो अगर किसी को लोन दे दिया और वो लोन बैंक को नहीं मिला, तो आप ये खुद बताओ कि बैंक इन लोगों को कैसे पेमेंट करेगा वापस? क्योंकि इनका पैसा था, वो इनका पैसा था। अगर इनको टाइम पे पैसा नहीं मिला तो बताओ बैंकों के लिए कितनी बड़ी समस्या। बैंक ही बंद हो जाएंगे साहब। अगर बैंक बंद हो गए तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो ये एनपीए के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। तो ये हम एनपीए के बारे में पढ़ रहे हैं। एनपीए के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। इसका देखो पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। इसका अर्थ क्या है? यानी कि ये ऐसा ऋण है जिसमें किस्त का भुगतान एक निश्चित अवधि के लिए ओवरड्यू हो जाता है। कितने दिन तक? 90 दिन से अधिक, यानी कि 90 दिन तक बैंक को नहीं मिला वो पैसा, तो वो एनपीए बन जाता है। मान लो अगर किसानों को अगर बैंक लोन देता है तो उसमें अलग कंडीशन है। उसमें यह है कि 2 फसल का मौसम का मतलब है कि 1 वर्ष के भीतर परिपक्व, यानी कि 1 वर्ष के भीतर, यानी कि 12 महीने के भीतर किसान 2 फसलें उगाकर बेच देता है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक के द्वारा जो किसान को लोन दिया गया है, अगर वो 1 वर्ष के भीतर अगर बैंक को वापस नहीं मिलता है तो वो क्या बन जाता है? एनपीए। और एक होता है 1 फसल का मौसम, यानी कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर एक ही फसल हो पाती है 12 महीने में। तो उस स्थिति में क्या होता है कि 1 साल के बाद अगर बैंक को लोन नहीं मिला तो वो एनपीए बन जाता है, ठीक है ना? तो ये एनपीए के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता दी। और एनपीए का जो वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन है, वो किसके द्वारा तैयार किया गया? वो किया BIS का मतलब होता है बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इसके द्वारा परिसंपत्तियों का वर्गीकरण किया गया है।
ठीक। और इसमें इसकी सिफारिश किसने की थी? ये की थी साहब नरसिम्हम समिति ने की थी। नरसिम्हम समिति इन्होंने सिफारिश की थी और इनकी सिफारिश के आधार पर एनपीए का क्लासिफिकेशन कर दिया बीआईएस के द्वारा। ये भी हमने पढ़ लिया कि जो संपत्ति की श्रेणी है, यानी कि जो असेट्स है, बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो असेट्स माना जाता है। वो दो प्रकार का होता है, एक तो निष्पादनकारी और दूसरा होता है गैर निष्पादनकारी। यानी कि इसका मतलब हो गया परफॉर्मिंग और इसका मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग। अब जो परफॉर्मिंग होता है उसको हम बोलते हैं मानक संपत्ति यानी कि स्टैंडर्ड असेट्स, और जो नॉन परफॉर्मिंग होता है उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि एनपीए। ठीक। और ये एनपीए होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक तो स्टैंडर्ड असेट्स, दूसरा डाउटफुल असेट्स और तीसरा लॉस असेट्स। ठीक। अब इसमें यह अवधि दे रखी है कि 12 माह या उससे कम अवधि तक अगर एनपीए रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड असेट्स कैटेगरी के अंदर जाएगा। अगर 12 माह से अधिक अवधि तक अगर एनपीए कैटेगरी में रहता है तो वो एनपीए क्या कहलाएगा? डाउटफुल असेट्स। और वो एनपीए जो बैंक ने क्या मान लिया, उसको हानि के रूप में मान लिया, लेकिन उसको अभी अपलिखित नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा? वो कौन सा एनपीए माना जाएगा? वो माना जाएगा बेटा लॉस असेट्स। तो ये एनपीए के 3 प्रकार होते हैं। कुल मिला के जो असेट्स होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की असेट्स होती है, एक तो निष्पादनकारी और दूसरा होता है गैर निष्पादनकारी। ठीक। निष्पादनकारी का मतलब होता है स्टैंडर्ड असेट्स, है ना, और ये होता है गैर मानक संपत्ति यानी कि नॉन स्टैंडर्ड असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोल सकते हो आप, यानी कि आप एनपीए बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी है। निष्पादनकारी यानी कि परफॉर्मिंग असेट्स और दूसरा होता है गैर निष्पादनकारी यानी कि एनपीए। ठीक। जो असेट्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो परफॉर्मिंग असेट्स और दूसरा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स है उसके 3 प्रकार दे रखे मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा सा इनको देख लेना। ठीक है ना, मैंने समझा दिया ऑलरेडी, आप पढ़ लेना बस। अब देखो साहब एनपीए जो होता है उसके लिए क्या किया कि भारत सरकार और आरबीआई द्वारा यानी कि दोनों ने मिलकर एनपीए को नियंत्रित करने के उपाय किए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने उपाय किए। अब इसके क्या उपाय किए? सबसे पहले इन्होंने बनाया साहब डीआरटी की स्थापना की। डीआरटी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण। ठीक। और इसकी स्थापना किसने की? भारत सरकार के द्वारा। किस एक्ट के तहत? आरडीडीबीएफआई एक्ट 1993 के तहत। किस रूप में? अर्धन्यायिक निकाय के रूप में। अब ये आरडीडीबीएफआई इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 इसका नाम। यानी कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं को जो भी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो ऋण दिए गए हैं पब्लिक को या फिर किसी संस्थान को, तो उनकी वो क्या बन जाता है? एनपीए। अगर वो एनपीए बन गया तो उसकी वसूली के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने क्या बनाया? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 20 लाख और उससे अधिक की जो भी बकाया राशि है एनपीए की वसूली के लिए बैंकों द्वारा दायर मामले का त्वरित निपटान करना। यानी कि बैंकों ने क्या किया कि डीआरटी में केस कर दिया साहब किसी पार्टी के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जिन्होंने क्या किया? बैंक का पैसा ले लिया और लौटाया नहीं। और कितना पैसा? 20 लाख और उससे अधिक की जितनी भी बकाया राशि है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, 20 लाख और उससे अधिक की जितनी बकाया राशि की एनपीए है उनकी वसूली के लिए अगर बैंक ने अगर डीआरटी में केस कर दिया तो फिर डीआरटी क्या करेगी? ये 20 लाख की जो एनपीए की जो राशि है बकाया उसको वसूली करने का काम करेगी। अगला है डीआरएटी। डीआरएटी क्या है? डीआरएटी का पूरा नाम है ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, डीआरएटी। अब इसमें क्या होता है साहब? इसमें यह होता है कि ऋणी यानी कि जो ऋण लेने वाला होता है वो क्या कर सकता है कि 45 दिनों के भीतर डीआरटी के फैसले के खिलाफ डीआरएटी में अपील कर सकता है, लेकिन कुल राशि का 75% ट्रिब्यूनल के पास जमा किया जाएगा। वो 75% जमा कराएगा तो उसके बाद में क्या करेगा? वो डीआरटी के पास 45 दिनों के भीतर अपील कर सकता है डीआरएटी में। डीआरएटी के अंदर डीआरटी के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, यानी कि ये इसके अंदर ओनली अपील होगी। और वर्तमान में देश भर में 39 डीआरटी और 5 डीआरएटी काम कर रहे हैं। और इनकी कमियां क्या है साहब? कमियां ये है कि अपर्याप्त संख्या के कारण मामले लंबी अवधि तक लंबित रहते हैं। अब होगी लोक अदालत, यानी कि कोर्ट कचहरी के झंझट से अगर आपको छुटकारा पाना है, कोर्ट कचहरी में केस किए बिना अगर आपको
एनपीए की वसूली करनी है तो उसके लिए स्थापना की गई साहब लोक अदालतों की। और इसकी स्थापना कब की गई? 2001 से इनकी स्थापना शुरू की गई। इसका मतलब क्या होता है? लोक अदालत का मतलब क्या होता है? यानी कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित विवादों या मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। ठीक है ना? यानी कि न्यायालय में जो भी मामले मुकदमेबाजी के हिसाब से सुलझाए जाते हैं उनको यहाँ पर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाता है लोक अदालत के अंदर। और इसमें केवल 20 लाख रुपए तक के जो ऋण होते हैं उनकी वसूली से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अब है समझौता निपटारा 2001, ये भी स्कीम लाई गई, कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट 2001। इसमें क्या किया जाता है कि 10 करोड़ रुपये तक के एडवांस के लिए एनपीए की वसूली के लिए ये क्या है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है। यानी कि 10 करोड़ रुपये तक का अगर बैंकों ने अगर किसी को एडवांस में दे दिया लोन तो वो एनपीए बन गया। अब उस एनपीए की वसूली के लिए ये समझौता निपटारा 2001 में लाया गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि 10 करोड़ रुपये तक, 10 करोड़ रुपये की लिमिट तक के जो भी मामले हैं एनपीए वाले, उनकी रिकवरी के लिए ये काम करता है। इसमें अदालतों और डीआरटी के मुकदमों को शामिल किया जाता है, हालांकि जानबूझकर चूक और धोखाधड़ी के मामलों को बाहर रखा गया है। अब सरफाइसी एक्ट 2002 सबसे पावरफुल एक्ट है साहब। एनपीए की वसूली के लिए अगर सबसे पावरफुल कोई एक्ट है तो वह सरफाइसी एक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2002 में लाया गया। इसका पूरा नाम क्या दे रखा है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002। इसको कब अधिसूचित किया गया? दिसंबर 2002 में। संशोधन 2004 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एनपीए की तेज़ी से वसूली। ठीक, अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 1 लाख और उससे अधिक रुपये के प्री एनपीए खातों में बिना अदालत के संपत्तियों के अधिग्रहण और निपटारा करके एनपीए की वसूली करने की अनुमति देता है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना कि 1 लाख और उससे अधिक का जो एनपीए है उनकी वसूली के लिए ये सरफाइसी एक्ट काम करता है। ये यहाँ पर एक प्रोसेस दे रखी है छोटी सी, आप इसको खुद पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी नहीं है, वो तो मैंने अब यहाँ पर ऐसे डाल दिया, फिर भी आप इसको पढ़ लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। और अब है एआरसी। एआरसी का मतलब है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसी का पूरा नाम क्या है? असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ। अब ये क्या होती है साहब? ये भी एनपीए से संबंधित होती है, एनपीए से वसूली करने के लिए। यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है, ठीक है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्या करेगा? पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर एनपीए खरीदता है। यानी कि बैंकों को जाके ये बोलेगा एआरसी कि आपके एनपीए कितने हैं साहब, तो बैंक वाले ने क्या किया? लिस्ट बना रखी थी और इसको एआरसी को दे दिया, और एआरसी ने उस लिस्ट में देखा तो उसमें वो एनपीए की पूरी लिस्ट थी, उसके अंदर एनपीए जितना भी पैसा एनपीए हो रखा उसकी लिस्ट थी। अब एआरसी ने ये से बोला कि ये एनपीए की जो आप टेंशन लेके बैठे हो आप इसको छोड़ो, आप अपने काम पे फोकस करो, और जो ये एनपीए जितना भी बकाया है उसकी वसूली मैं करूँगा, ठीक है, ये मेरा काम है। इसको देखो, कानूनी आधार प्रदान किया गया किसके द्वारा? सरफाइसी एक्ट के द्वारा, ठीक। और इसको पंजीकृत और रेगुलेट यानी कि विनियमित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और भारत की पहली असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? वह साहब ARCIL, ठीक। और ये किसके द्वारा प्रवर्तित है? ICICI के द्वारा प्रवर्तित है। और कोई भी संस्थान है, कोई भी वित्तीय संस्थान है, अगर वो ARC यानी कि असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत कितनी है? उसके लिए साहब 2 करोड़ रुपये। और उसके पास क्या होना चाहिए? ARC को 15% CRAR बनाए रखना होगा। ये CRAR हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि CRAR क्या होता है। तो ये ARC के बारे में पढ़ लिया। अब साहब मिशन इंद्रधनुष 2015, इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है वो कब लाया गया? वो लाया गया साहब 2015 में। और ये क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके लिए लाया गया ये प्रोग्राम। अभी इसमें आप ध्यान रखना, ये प्रोग्राम, ये जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है ये 2015 में लाया। और दूसरी बात है ये केवल सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनके लिए लाया गया था। और इसमें क्या होता है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो जितने बैंक हैं उनके जो एनपीए चल रहे हैं उनको लेकर ये प्रोग्राम लाया गया था। इसमें कुल मिला के ये था कि बैंकों को वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है ना। और इसमें क्या किया कि ABCDEFG फॉर्मूले का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए किया गया सबसे व्यापक सुधार है। अब इसमें सुधार करने के लिए यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार करने के लिए इन्होंने A से लेकर G तक यानी कि 7 प्रकार के सुधार किए। कौन कौन से?
कि साहब अपॉइंटमेंट के अंदर आप सुधार करो, यानी कि अच्छे लोगों को लगाओ, ईमानदार लोगों को लगाओ। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अंदर भी आप अच्छे लोगों को लगाओ। कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण करो। डी स्ट्रेसिंग यानी कि तनाव मुक्त करो, यानी बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी है, जो बैंकिंग प्रणाली का जो सीनरी है उसको क्या करो आप, तनाव मुक्त करो साहब। इसके अलावा रोजगार को बढ़ावा दो। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का फ्रेमवर्क तैयार करो, यानी कि जो भी अधिकारी कर्मचारी है जिसने अगर कोई गलती करी है तो वो खुद ही उसका जवाब दे। और सरकारी सुधार यानी कि गवर्नेंस रिफॉर्म होना चाहिए बैंकों के अंदर। तो ये मिशन इंद्रधनुष हो गया 2015 वाला। अब लास्ट में बैड बैंक। बैड बैंक क्या होता है ये देखो, अभी हमने ARC पढ़ा, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वही क्या है, बैड बैंक है। इसके अंदर क्या होता है कि बैड बैंक कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ वित्तीय संस्थान होते हैं वो मिलते हैं आपस में, और वो सारे मिलके वो बैंकों से NPA खरीदते हैं, ठीक है ना। बैंकों से NPA खरीद लिया, यानी कि बैंक वाले ने बोल दिया कि साहब हमारा 100 रुपये का NPA है, दूसरे वाले ने बोल दिया, दूसरे बैंक ने बोला बैड बैंक को कि हमारा 80 रुपये का NPA है। फिर सभी बैंकों ने अपना अपना NPA बता दिया, और ये जो बैड बैंक होते हैं वो क्या करते हैं कि इनके जो NPA होते हैं बैंकों के वो खरीद लेते हैं, और बदले में बैंकों को क्या दे देते हैं, ये कि पैसा दे देते हैं ताकि बैंक अच्छे से काम कर सके। और ये खुद खरीदते हैं। खरीदने का मतलब ये है कि जो बैंक, जितने भी बैंक है जिनके पास NPA है, वो क्या करते हैं कि जो अपने जो आंकड़े तैयार करते हैं, जो अपने अकाउंटिंग वगैरह तैयार करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट में से अगर NPA हटा देंगे ये, तो फिर क्या होगा कि बैंक की जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी दिखाई देगी पब्लिक को भी और बैंक को भी, ठीक। तो उससे क्या होगा कि बैंक फिर से लोन दे पाएगा। अगर बैंक के पास ऑलरेडी दुनिया भर का NPA है तो आप खुद बताओ बैंक लोन दे सकता है क्या? नहीं देगा वो कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काफ़ी सारा NPA पड़ा है। और अगर NPA को, अगर ये बैड बैंक खरीद लिए, अगर ये बैड बैंक सारे बैंकों के NPA को खरीद ले, तो बताओ ये जितने भी बैंक है वो दोबारा लोन देंगे नहीं देंगे? बताओ, देंगे साहब, दोबारा से लोन देंगे। अगर NPA रहेगा बैंकों के पास तब तक ये लोन नहीं बांटेंगे। तो ये क्या करते हैं, बैड बैंक जितने भी बैंक हैं उनके NPA को खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये कई प्रकार के वित्तीय संस्थान होते हैं, ये मिलके काम करते हैं। देखो इसका क्या अर्थ है, यह बैंकों से NPA यानी कि बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित एक वित्तीय इकाई है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और भारत ऋण समाधान कंपनी यानी कि IDRCL के साथ बैंकों से खराब ऋणों का पहला सेट लेगी और उन्हें हल करने का प्रयास करेगी। यानी कि ये जो दो संस्थान है, नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और दूसरी है भारत ऋण समाधान कंपनी यानी कि IDRCL, ये दोनों मिलकर क्या करेगी कि बैंकों से NPA खरीदेगी। और इन दोनों, जब ये दोनों मिल जाएगी तो इनको हम क्या बोलते हैं, बैड बैंक, ठीक है। बस बैड बैंक यही है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि बैंकों से NPA खरीदेगा ये। अब NPA क्यों खरीदेगा, ये NPA इसलिए खरीदेगा कि ये फिर NPA की, ये बैंक जो बैड बैंक है ये खुद वसूली करने का काम करेगा। और जब बैंकों से NPA खरीद लेगा, NPA खरीदने का मतलब यह है कि जो भी बैंक है वो क्या कर देंगे, अपनी जो खाते हैं उसमें से NPA को हटा देंगे, और वहाँ से जो उनके खाते हैं वो साफ़ सुथरे दिखाई देंगे, और उसमें बैंक की मजबूती स्थिति दिखाई देगी। तो उससे क्या होगा कि बैंक और लोन दे सकता है, क्योंकि बिना लोन के कोई भी देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती। अगर बैंक जितने लोगों को लोन बांटेगा तो वो क्या करेंगे, आर्थिक गतिविधि में लगाएंगे, आर्थिक गतिविधि में लगाएंगे तो उससे इकोनॉमी वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये बेटा आज हमने पढ़ा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, और समस्याएं उत्पन्न हुई है तो वो कौन कौन सी उत्पन्न हुई है, और समस्याएं उत्पन्न हुई है तो उनके क्या समाधान है। समाधान तो हम आगे पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर, लेकिन आज के अंदर हमने टोटल ये पढ़ा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंदर क्या समस्याएं हैं, हमने वो पढ़ा। अब समस्याएं हैं तो इनका सुधार भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेज आपको मिलने वाली है, और आपको ये मान के चलो बहुत अच्छा यहाँ पर जो मेरी नॉलेज है वो आपको आप तक पहुँचाई जाएगी, और आपको अच्छे वे में पहुँचाई जाएगी आपके पास। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।